जय हिंद। अ, सबसे पहले आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये इज़ मोर और लेस कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंडीशन इन मणिपुर। बीजेपी का उसमें क्या रोल रहा है, एंड इन आई थिंक लेस दैन 200 दिन जनरल जनरल इलेक्शंस आने वाले, मतलब लोकसभा के इलेक्शंस। उसमें क्या हो सकता है, व्हाट आर अभी सबसे पहले मैं मणिपुर से शुरुआत करता हूँ। तो कुछ हफ्तों पहले, आई थिंक एक डेढ़ हफ्ते पहले, वहाँ पे एक वीडियो बाहर आया जो पूरे देश में वायरल हुआ कि कैसे दो महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई। मैं इस बारे में नहीं जा रहा कि वो कौन सी कास्ट की थी या हिंदू थी क्रिश्चियन थी, मैं उसमें नहीं जा रहा। गलत हुआ, क्योंकि वो जो कुछ भी हुआ वो किसी एक जाति की या किसी एक धर्म की महिला के साथ में होने से पहले एक महिला के साथ में हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये गलत था। और दूसरा, वो एक इंडियन सिटीजन के साथ में हुआ है, तो वो भी गलत था। अच्छा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो प्लीज़ काइंडली बेयर विथ मी। उस पे लोगों का, अच्छा, ये बहुत टाइम के बाद में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एंड स्पेशली मोदी को, कि नरेंद्र मोदी को, कि भाई प्राइम मिनिस्टर इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो नहीं होना चाहिए था, एंड आई बिलीव दिस इज लैक ऑफ बीजेपी कॉम्पिटेंसी इन स्टेट मणिपुर। मतलब जो वहाँ पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो लोग 3 महीने के बाद भी दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाए, जितना न्यूज़ में आ रहा है। और उस पर भी दो तीन पहलू हैं। जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी को इस पर कुछ बोलना चाहिए, तो देखिए ऐसा है, जैसे ही वो वीडियो बाहर आया था, उसके कुछ दिनों के बाद में, आई थिंक उसके अगले ही दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं तो मैं उस पर नहीं जा रहा, बट उसके कुछ ही टाइम के बाद में जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जा रहे थे मानसून सेशन के स्टार्टिंग में, तो उन्होंने मीडिया के साथ में इंटरेक्शन किया। इट वॉज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई ली जाएगी। और वैसा हो भी रहा है। मतलब जो जो भी लोग उस वीडियो में आए थे, उन सबको अरेस्ट किया गया है। अब कोई प्रधानमंत्री अपनी हाथ में लाठी उठा के तो मणिपुर में वायलेंस रोकने जाएगा नहीं, उनको सजा देने तो जाएगा नहीं। तो आई गेस इस बारे में पीएम का कहना, अच्छा, मेरे को इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, बट आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ऑफ राज्यसभा है, जो मैंने उनका एक वीडियो देखा व्हाट्सएप पे, जो उसमें जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमने मणिपुर पे प्रधानमंत्री को कुछ कहने को कहा, लेकिन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के बारे में प्रधानमंत्री ही बोले। कंसर्न मिनिस्टर भी हो सकता है, आप होम मिनिस्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं, आप लॉ मिनिस्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं। लॉ मिनिस्टर जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, आप किसी से भी, जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उस फील्ड से। अब मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगेन मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। आप उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछला सेशन था, जो बजट सेशन था, उसमें जो मेरे पास में एक डेटा आया था, एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल का, तो आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रस्ट वर्दी और नॉट, बट उसमें लिखा था कि अपोजिशन के हो हल्ला की वजह से पार्लियामेंट सिर्फ 43% काम कर पाया था उस एक सेशन में। तो आप ये सोचिए कि देश का कितना नुकसान हुआ। फाइनेंशियली तो हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट को 1 घंटा चलाने के लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। अब उसके अलावा वहाँ पे जो अच्छे डिस्कशंस, डिबेट होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। क्यों? सिर्फ क्योंकि ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अडानी के केस पे कुछ सुनना चाहते थे, जबकि पूरे की पूरी मतलब जुडिशरी से भी स्टेटमेंट आ चुका था, जितने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनसे भी स्टेटमेंट आ चुका था, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनसे भी स्टेटमेंट आ चुका था। बट इनको सिर्फ अपना एक टाइम वेस्ट करना है, देश में हो हल्ला मचाए रखना है, लाइमलाइट में रहना है, इसलिए लोग कॉन्स्टेंटली सिर्फ ये बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, अडानी के केस पे कुछ बोलेंगे, जे और जेपीसी बिठाओ। इसमें इन लोगों ने लगभग पूरा बजट सेशन वेस्ट किया। सिमिलरली कल भी जैसा कि संजय सिंह जी ने कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इज्जत देनी पड़ेगी, उन्होंने कहा कि हम लोग 15 मिनट खड़े रहे एज लाइक आवर प्रोटेस्ट, कि प्रधानमंत्री को इस पर कुछ बोलना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ने फिर भी कुछ नहीं बोला, तो उसके बाद में जो स्पीकर था, जो स्पीकर थे उस समय, उन्होंने हमें पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। अब सस्पेंशन कितने टाइम का हुआ है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट संजय सिंह जी, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पे खड़े होके अब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वहाँ पे आके? कंडेम करेंगे या लाठी उठा के वहाँ पे जाएंगे? कंडेम ही करेंगे ना, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। और उसके अलावा सर, अब
देश की जनता को कहता हूँ कि संजय सिंह जी रिपीट ऑफेंडर है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के। और मुझे याद नहीं ये संजय सिंह जी ही थे कि नहीं, बट राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर थे, आई थिंक जेडीयू के हैं, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, क्योंकि जब इलेक्ट हुए थे तब वो बीजेपी के साथ में थे। तो जब अपना आई थिंक सो फार्म लॉस के टाइम के जब डिबेट की बात है, तो इन्होंने अपोजिशन के कुछ एमपीज ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट जो एक वीडियो मैंने देखा था कि अपोजिशन के कुछ एमपीज ने उस चेयरपर्सन के मुंह पे पेपर्स फेंके थे फार्म लॉस के। तो ये लोग रिपीट ऑफेंडर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये लोग सदन की कार्रवाई में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको बाहर निकाला गया कि वो वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ एक, मतलब अभी तक उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं कि उनको क्या सुनना, मतलब वो चाहता है कि कंडेम करे या एक्शन क्या लेने वाले, उस पर अभी तक कोई भी उनका स्टेटमेंट नहीं है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्टली देवर वेस्टिंग द टाइम। तो ये हो गई मणिपुर की बात। अब बीजेपी का आगे क्या, जो मेरा हल्का हल्का करके मैं मणिपुर से बाहर निकलूंगा। तो आई बिलीव 2019 के एंड में 20 के स्टार्ट में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट तब दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से, विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी एक लैंडस्लाइड मार्जिन से जीती। कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। आई बिलीव अच्छा, कुछ लोगों का इसमें ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी जीती क्यों, क्योंकि आग लग गई थी दिल्ली में, तब सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट चालू थे। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो एनालिस्ट है, मैं तो बहुत छोटे लेवल पर हूँ, उन लोगों का ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी इसलिए जीती क्योंकि आग लग गई थी दिल्ली में। मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में बीजेपी हारी क्योंकि बीजेपी ने आग बुझाई नहीं टाइम पे। सिमिलरली, वेरी सिमिलरली, मुझे अभी यही लगता है कि अपोजिशन ने आग तो लगा दी, मतलब आग मणिपुर में लगी थी, अपोजिशन ने उसको लाइमलाइट में लेकर आए, और बीजेपी उस आग को बुझाने में नाकामयाब है। दैट माइट हर्न डाउन द इमेज ऑफ बीजेपी। मणिपुर की बात। दूसरा, अपोजिशन का जो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना नामकरण किया है, यूपीए जोन के कोalition का नाम था, जिसमें सभी कांग्रेस हुई, टीएमसी हुई, एनसीपी, आई थिंक लेफ्ट भी है, आम आदमी पार्टी भी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है, जेडीयू ने भी ज्वाइन किया है, और कई कुछ साउथ इंडियन पार्टीज। इन लोगों ने अपना नाम चेंज करके रखा इंडिया, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, कुछ ऐसा नाम है, कोई एक्जैक्टली याद नहीं, हो सकता है एक आधा वर्ड ऊपर नीचे हो गया हो। तो सबसे पहले तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ लीगल और नॉट, बिकॉज इंडिया नाम से, लाइक मैंने जितना थोड़ा बहुत, मैंने ना के बराबर अभी तक लॉ पढ़ा है, बट जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप इंडिया, भारतीय, मतलब इंडियन नाम पे नहीं रख सकते। उसके बारे में आई थिंक कोर्ट में केसेस भी चले, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इन्होंने नाम चेंज क्यों किया, सबसे पहले इस पर आते हैं। तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 10 साल, 2004 से 2014 तक, तब यूपी के टाइम पे बहुत सारे स्कैम्स बाहर आए, 2G, 3G, कोल स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, एंड मेनी मोर, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में A to Z में आई थिंक इन्होंने कोई भी लेटर नहीं छोड़ा होगा जिसपे कोई स्कैम नहीं हो। अब इसमें एक होता है कि जब भी मार्केटिंग का एक बेसिक फंडा है, जितना मैं समझाऊँ, कि अगर जो आपको आपका इमेज चेंज करे, तो सबसे पहले आपको, अगर जो आपके पुराने नाम पे कोई ख़राब ब्रांडिंग होगी, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, और ब्रांड चेंज करने के लिए आपको नाम ही चेंज करना पड़ेगा। तो आई थिंक इस वजह से इन्होंने यूपीए से हटा के इंडिया नाम रखा। दूसरा एक फैक्टर भी, उस पर भी आता हूँ। अब उस पर माई पॉइंट ऑफ व्यू इसकी, इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया, मगर वोट मांगने पब्लिक के बीच में तो वही लोग जाएंगे ना जिनका नाम उस स्कैम में आया था, मल्टीपल स्कैम्स, और आई थिंक हर किसी का नाम आया था। आई एम नॉट श्योर कि उन लोगों, तब जितने भी लोगों का स्कैम्स में नाम आया था, वो लोग अभी भी कांग्रेस के एक्टिव मेंबर्स हैं या नहीं, मैं आई डोंट नो अबाउट दैट। दूसरा, इन लोगों का ऐसा सोचना हो सकता है कि अब बीजेपी या नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल रैलीज में क्या बोलेंगे कि इंडिया को हरा दो। आई थिंक दिस इज लाइक इनकी बचपना है, बिकॉज अभी बीजेपी ने ऑफिशियली पॉलिटिकल कैंपेनिंग चालू नहीं करी है 2024 के लिए। आई गेस अक्टूबर नवंबर तक चालू हो जाएगी, लाइक एक बार जो कई सारे स्टेट्स में अभी इलेक्शन है, जैसे ही वो ख़त्म होता है उसके बाद में बीजेपी इस पर रैलीज करना चालू कर देगी, जब प्रधानमंत्री तब फ्रीक्वेंटली उस दौरान अक्टूबर नवंबर से फ्रीक्वेंटली जनता के बीच में आएंगे।
मेरा एक सुझाव है, मतलब एक जस्ट एक ऐसा मैं विजन जो है मेरा, तब इंडिया नाम पे आई एम लाइक प्रीटी मच श्योर कि प्रधानमंत्री अपनी रैलीज में मजे लेंगे इन लोगों के। तो ये जस्ट आप एक मार्क करके रख लीजिए कि ये मेरा प्रेडिक्शन है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बीजेपी लाइक 2024 में क्या? तो प्रायर टू द मणिपुर वायलेंस मैंने लाइक एक एस्टिमेशन लगा था कि कौन से स्टेट से कितनी सीट्स आ सकती हैं। तो माई नंबर स्टेट समवेयर बिटवीन 300 to 310, पाँच सीट्स ऊपर नीचे। सो अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन बीजेपी विल गेट अ क्लियर माइंडेड, मतलब उनको पूरी मेजोरिटी मिलेगी। इट इज़ कि बीजेपी या एनडीए कितना आगे बढ़ सकती है, लाइक कितनी ज़्यादा सीट्स ला सकती है। तो उसमें आई गेस 310 315 वुड बी द टॉप लिमिट, उसके ऊपर जा पाना मुश्किल ही लग रहा है, बिकॉज जिस तरह से अपोजिशन एक साथ में हो रहा है। अच्छा, उसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन एक ये भी है, अपोजिशन को अभी सब लोग ऐसा दिख रहे हैं कि भाई अपोजिशन पूरा एक साथ में आ रहा है, पर आपस में इनके कितने डिस्प्यूट चालू हैं। अब अपोजिशन की जो पहली मीटिंग हुई वो हुई पटना में। नीतीश कुमार ने वो मीटिंग, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वो मीटिंग होस्ट करी। जो अगली मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार जी को ही नहीं बुलाया गया, जबकि पटना में जो फर्स्ट मीटिंग थी उसमें सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम, जहाँ तक मुझे पता है, बहुत बड़े पैमाने पे नीतीश कुमार जी ने किया था। अब एक डिस्प्यूट का एक एग्जांपल, कि जब ऑपरेशन का जो ये नाम चेंज हुआ ऑपरेशन कोयलेंस का, तो उसका नाम रखा गया इंडिया। तो इस नाम की क्रेडिट को ही लेके कि ये नाम किसने सोचा है, इस पे आई थिंक काफ़ी हो, मतलब लाइक हो हल्ला तो नहीं, बट इस पे ही काफ़ी सारे लाइक हमारी एक पार्टी जो बोल रही कि भाई हमारे लीडर ने बोला, ये दूसरी पार्टी उन्होंने बोला हमारे लीडर ने बोला। आम आदमी पार्टी, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, आम आदमी पार्टी इज not interested into fighting elections with these people, बट आई थिंक काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, एक दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल करके ऐसा कुछ एक चीज़ आने वाली है, जिससे जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिल्ली की असेंबली है, उसकी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली जाएंगी, ऐसा एक बिल आने वाला है। अब आम आदमी पार्टी इसीलिए सबको इकट्ठा करने के पीछे पड़ी हुई कि राज्यसभा में एनडीए के पास में मेजोरिटी नहीं है, एनडीए मतलब राज्यसभा में किसी के पास में भी मेजोरिटी नहीं है। तो एनडीए को छोड़ के बाकी सब लोग एक साथ में आ जाओ तो अपन इस बिल को गिरा सकते हैं। मतलब वोटिंग होगी तो वोटिंग की मेजोरिटी हमारे फेवर में आएगी तो बिल वहीं पर रुक जाएगा। आम आदमी पार्टी का हमको एक सोलो ऑब्जेक्टिव लग रहा है। जहाँ तक रही बात 2024 के इलेक्शंस की आम आदमी पार्टी का, तो एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड आम आदमी पार्टी एंड श्री अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर है तो उनको भी इज्जत देनी पड़ेगी, ही वोंट बी एबल टू वर्क अंडर सम प्राइम मिनिस्टर। मतलब जैसा कई बार हुआ है, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, कि इन्होंने दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर उनके कैबिनेट में काम किया है। आई डोंट थिंक केजरीवाल जी कुड डू दैट। तो आई गेस आम आदमी पार्टी के इस कोलिशन में रहने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को उन्होंने राज्यसभा में उसको पास नहीं होने देना है। अब ये तो हुई आम आदमी पार्टी की बात। साथ ही व्हाट आई फील इसकी जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएंगे एंड सीट शेयर की बात होगी कि कितनी सीट्स पे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे, कितनी पे टीएमसी के, कितने पे एनसीपी के, जेडीयू, बहुत डिस्प्यूट्स होने वाले हैं। बिकॉज हमने कई बार देखा है कि एक पार्टी के बीच में ही आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि भाई सीट पे इस ये कैंडिडेट लड़ेगा, इस पे नहीं, इस पे ये लड़ेगा। इंटरनली एक पार्टी में बहुत डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और कई बार उसकी वजह से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ भी देते हैं। यहाँ पे तो मल्टीपल पार्टीज, करीबन 28 या 26 या 28 जितना मेरा नंबर पड़ा है, करीबन उतनी पार्टी साथ में है। तो वहाँ पे किस लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है वो आप सोच लीजिए। इसके साथ में बीजेपी के जो एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है कि बीजेपी के साथ में कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, वेरस लाइक एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी दैट इज़ बीजेपी, उसके बाद में लाइक कई सारी और छोटी छोटी पार्टीज है जिनके थोड़े थोड़े एमपीज हैं या कुछ एक अदर स्टेट्स में उनका सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस है। अब सॉरी, अब वेरस यूपीए में इट इज़ नॉट द केस, वहाँ पे सभी लाइक लगभग एक ही स्तर की पार्टीज है कि जिनकी एक या दो स्टेट्स में गवर्नमेंट है एंड उनके एमपीज लाइक क्लोज टू दैट नंबर ही है। तो इस वजह से जब इनका पावर शेयरिंग की भी बात आएगी तो दैट वुड ब्रिंग इंस्टेबिलिटी अगेन।
अगर जो देश में मिली-जुली सरकार होती है, तो उससे देश की इकोनॉमी बहुत असर होती है एंड यू नीड टू हैव देन अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर टू कंट्रोल दैट। 10 साल मनमोहन सिंह जी के हमने देखे, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँची थी। 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन के रह गए थे। वेरएज़ अगर जो एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है, किसी एक ही पार्टी के पास में मेजॉरिटी है और उनका प्राइम मिनिस्टर है, देन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। सो दैट इज़ वन थिंग एंड आखिरी बात मैं वापस मणिपुर पे आना चाहूँगा। वायलेंस जितने वीडियोस आ रहे हैं उस पर से साफ मालूम पड़ता है कि हुआ है, अभी भी हो रहा है, बट जितना न्यूज़ वगैरह में आ रहा है या जितना मेरे मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है उससे ये बात सामने आती है कि वायलेंस अभी कम हो रहा है एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड टू लाइक गेट सेटल्ड डाउन। अब इसमें बहुत ब्राइट चांसेस है कि ये बात सच भी हो कि वायलेंस अभी भी हो रहा है, बट बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि ये कोई एक फॉल्स नैरेटिव बनाया हुआ भी हो। मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। 2019 में अगस्त में गवर्नमेंट ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। अब वो हट गई, कुछ महीने वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कर्फ्यू रहा था, बहुत स्ट्रिक्ट कर्फ्यू वहाँ पे रहा था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो अब कुछ टाइम के बाद में एक पूरे देश भर में ऐसा नरेटिव था, मुझे भी यही पता चला था कि कश्मीर में बहुत टेंस सिचुएशन है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, आर्मी ने सब जगह लाइक चक्का जाम करा हुआ है, लाइक चक्का जाम तो नहीं बट कर्फ्यू करा हुआ है, 144 लागू है एंड मेनी और थिंग्स कि वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया है। कुछ टाइम के बाद में मेरे एक जान पहचान वाले हैं, वो कश्मीर घूम के आए, वो ट्रैफिक जाम में इतना बुरी तरह से फंस गए कि उनकी फ़्लाइट ऑलमोस्ट मिस हो गई थी वापस आने की। तो वहाँ पे कश्मीर में एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि लोग मतलब मार्केट खुला है, इंटरनेट वहाँ पे चालू है, बट यहाँ पर क्योंकि न्यूज़ चैनल वो एक ही बात करते कि सबके सब न्यूज़ चैनल कि भाई कश्मीर में इंटरनेट बंद करा हुआ है, 144 इम्पोज है, कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे स्टेट में, आर्मी किसी को बाहर निकलने नहीं दे रही है, तो पूरे देश में यही नैरेटिव बना रहा। सिमिलरली व्हाट आई फील लाइक एक हल्का सा मेरे बैक ऑफ द माइंड में कॉन्स्टेंटली ये थॉट चल रहा है कि मणिपुर में वायलेंस कुछ टाइम में ही रुक गया था, नॉट लाइक एक दो हफ्ते में, बट अभी इस समय ये वायलेंस कुछ दिनों या एक आध दो हफ्ते पहले रुक चुका है, बट कॉन्स्टेंटली अपोजिशन और विद द हेल्प ऑफ फ्यू मीडिया न्यूज़ मीडिया चैनल्स, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट जो हमेशा अपोजिशन के फेवर किया अगेंस्ट द बीजेपी या अगेंस्ट द गवर्नमेंट बात करती है, वो लोग कॉन्स्टेंटली इसी बात को उछाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे कुछ नहीं बोल रहे, मणिपुर में इतनी आग लगी पड़ी है। आई बिलीव देयर आर सम ब्राइट चांसेस कि वायलेंस अब इस समय वहाँ पे रुक चुका है या बहुत स्पीड से कम होता जा रहा है, हो सकता है कुछ कुछ समय पहले ही रुक गया हो, बट देश में एक इंसर्जेंसी तो नहीं कह सकते, बट देश में थोड़ा सा तनाव बनाने के लिए, थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशंस डिबेट में गर्माहट लाने के लिए या कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए, क्योंकि अगले इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी वेल कंट्रोल्ड नरेटिव, क्योंकि आई थिंक 100 दिनों से भी कम में 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, राजस्थान, आई थिंक छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में भी है, तो वहाँ पे टू हैम्पर बीजेपी गवर्नमेंट की, देखा मणिपुर में इनके गवर्नमेंट है तो क्या हुआ, जैसे राइट्स हुए, आई गेस दैट माइट बी अ फैक्टर कि अपोजिशन अभी जब पार्लियामेंट चालू होने वाला है उसके एक हफ्ते पहले इस मामले को गर्म किया गया है। दिस माइट बी अ थिंग एंड इसका मेरे लिए सोल एग्जाम्पल इस जैसा कश्मीर में इन लोगों ने 370 के केस में एक फॉल्स नैरेटिव बनाया था कि वहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, बट एक्चुअल में अगर जो वहाँ पे जाए तो फिर सब कुछ चालू था। सो दीज आर लाइक ऑल दी पॉसिबिलिटीज व्हाट आई हैव एंड इन वन लाइन आई गेस 2024 BJP is coming back to power, like it will stay in power for another 5 years। बीजेपी को एक पूरा फुल मेजोरिटी का मैंडेट मिलेगा। कितना ऊपर बीजेपी या एनडीए जा सकती है, 300, 310, 315, 320 कितना जा सकती है, उस पर भी मैंने अपना एक स्टेटमेंट अभी लाइक इसी वीडियो में दिया कि 310, 315 इज द टॉप लिमिट आई गेस। हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, हो सकता है उससे नीचे भी रह जाए। सो आई कीप इट अप टू दिस। थैंक यू। जय हिंद।